मैक्सिमम ऑटिज्म पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि बर्थ हिस्ट्री क्लीन है बच्चे की, हम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अपने बारे में वो कपल्स बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पूर्वजों में या फिर किसी भी तरह का कोई ये नहीं, फिर भी इसको कैसे कहा जाता है कि कुछ जेनेटिक होता है या फिर क्या रीजन इसका रहा है। तो हम समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। बर्थ हिस्ट्री क्लीन है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेडिकल साइंस रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बातें करता है। जब किसी भी तरह का एग्जैक्ट कॉज इसके बारे में नहीं मिला, न्यूरो टिपिकल जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी ये केसेस होते हैं, इनमें एग्जैक्ट कारण नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ कुछ पॉसिबल रीजन्स जो होते हैं कि इनकी वजह से हो सकता है करके कह दिया जाता है, और उसी क्रम में ये भी कह दिया जाता है कि हाँ, कुछ हेरिडिटरी का भी रोल होता है। वो 2-5% की बात होती है, ठीक है। अब आते हैं कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी 16 महीने के एज से ऑटिज्म के बच्चों में, मतलब बच्चों में ऑटिज्म के ट्रेट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उसके पहले आपको नॉर्मल दिख रहा है, उस टाइम भी ट्रेट्स भी डेवलप हो रहे हैं तो नॉर्मली लगेगा, क्योंकि बच्चों जो आम बच्चे जिनको कहें कि नॉर्मल कैटेगरी में हैं, उन्हीं के तरह साइन सिम्टम्स रहते हैं। हाँ, किसी किसी चीज़ को लेके ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लग जाएगा, किसी किसी चीज़ को लेके ज़्यादा इरिटेट होने लग जाएगा, किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव रखने लग जाएगा, कुछ कुछ सिम्टम्स वियर्ड होने लगेंगे, लेकिन आपको लगेगा बच्चों वाली हरकतें हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में मैक्सिमम पेरेंट्स को ये समझ आता है, अगर वो पूरी तरह से केयर करते हैं बच्चे का, पूरी तरह से अवेयर हैं, अलर्ट हैं बच्चे को लेके, उसको समय दे पाते अपने रूटीन, बिजी रूटीन से निकाल के, तो आपको पता चलेगा कि उसी समय में बच्चे में आपको डिले दिखेगा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले। अगर बर्थ हिस्ट्री क्लीन है तो फिजिकल माइलस्टोन सही जा रहे हैं, समझदारी में, अंडरस्टैंडिंग में, कमांड फॉलोइंग में, स्पीच में, सोशल कम्युनिकेशन में, कॉग्निटिव फंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में, ये सब में आपको इश्यूज दिखने लग जाएंगे। तो ये सारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अलग अलग कैटेगरी होती है, मैक्सिमम केसेस में ऑटिज्म होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, कुछ केसेस में ADHD मिलता है, बहुत कुछ लिमिटेड केसेस इसमें जब हम बात करेंगे तो और भी इसमें अलग अलग कैटेगरी में हम जाते हैं, तो वो सारे सिम्टम मिलते हैं। अब जब आपको ये 2-2.5 साल या 1.5 साल में पता चल गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इसका क्या होना चाहिए, यही डिसाइड करता है बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, वो कितना डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सारी बातें वहीं पे डिपेंड करती हैं। और ये बात आपको समझ लेना है, उसी के पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं। सारे पेरेंट्स समझें, और जो गलती कर चुके हैं अब उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से सुधारें। अब जब आपको लगने लग गया कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो गूगल सर्च कहता है कि अच्छा स्पीच डिले है, अच्छा समझता नहीं है, अच्छा सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है, तो ऑटिज्म हो सकता है। अब आपको एक नया टर्म मिला, ऑटिज्म क्या है, पहली बार सुना। वो उठा के आपको वहाँ से यूट्यूब पे ले जाएगा और वहाँ से 2-4-10 वीडियो दिखा देगा, और उसके बाद आप सेल्फ डायग्नोसिस करने लग जाते हैं, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं कि हाँ ऑटिज्म ही हो गया हमारे बच्चे को। और फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम जाते भी हैं तो किसी फिजिशियन को पकड़ लेते हैं, और फिजिशियन को पकड़ के, क्योंकि वो जनरल फिजिशियन है, पेडियाट्रिक फिजिशियन है, तो जनरल केसेस वो डील करेगा। आपके बच्चे को डील करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अब वो क्या है कि वो प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात हो जाती है। वो कैसे कहे कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो वो क्या करता है कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार का सप्लीमेंट पकड़ा देता है, लेके जाइए 3 महीने बाद आइएगा, और सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, थोड़ा स्क्रीन कम कर दीजिए, क्योंकि उसने भी वो न्यूज़ आर्टिकल में ऑटिज्म के बारे में इतना ही पढ़ा है और टीवी पे वही देखा है, तो उतना उसने बता दिया। अब आपको लगा कि आपने डॉक्टर दिखा लिया, अब तो ये ठीक ही हो जाना चाहिए, और यहीं से खेल शुरू होता है और सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने का। इनिशियली हो सकता है कि ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स थे, ऑटिज्म के ट्रेट्स थे, जैसा हमने कहा 16 महीने के एज से वो डेवलप होने शुरू होते हैं, सब कुछ क्लीन रहे बर्थ हिस्ट्री, फिर भी तो वो ऑटिज्म नहीं था। अब इसका ये मतलब नहीं कि वर्चुअल ऑटिज्म था। मेंटर कहता है कि वर्चुअल ऑटिज्म, वो वर्चुअल ऑटिज्म पे ज़्यादा जोर देता है। और इस तरह के जितने भी
ये फालतू के एक्सपर्ट हैं यूट्यूब पे, सब वही बताते हैं कि वर्चुअल, वो क्लिनिकल टर्म नहीं है, टेक्निकल टर्म नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। वो वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है, ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं, लेकिन उनको जल्दी ही रेगुलेट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो आपने वहाँ से माना डॉक्टर के भरोसे आप सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट देते रहे, स्क्रीन कम कर दिया। स्क्रीन कम करने से ये हुआ कि थोड़ा आपके साथ इंटरेक्ट करने लगा, तो आपने खतरे को बढ़ने नहीं दिया स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने से। ये हुआ कि फर्दर प्रॉब्लम नहीं बढ़ी, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं वो ठीक नहीं हुए। और आपको लगता है कि हमने जब से स्क्रीन बंद किया तब से बच्चा तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गया, रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ। वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, वो प्रिवेंशन का मैनेजमेंट आपने किया, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट था कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, हमने रोक दिया, लेकिन थेराप्यूटिक मैनेजमेंट आपने नहीं किया। तो ये तो फिजिशियन की बात हो गई। फिर 3 महीने बाद गए, प्रॉब्लम जस की तस है। यूट्यूब से अब 10-15 वीडियो देख के और कहीं जिम बॉल कुदा दिया, कहीं ट्रैम्पोलिन कुदा दिया, कहीं कबीले के मुंह में वो क्या बोलते हैं, वो टी पॉइंट, वो चिविंग ट्यूब, वो लेके मुंह में लगा दिया, उससे लगता है कि इलाज हो जाएगा। कहीं ब्रश पा लिया तो ब्रशिंग कर दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं मेंटर जैसे लोग और मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे मिल गए तो उनके चक्करों में फंस गए, तो फंस ही गए, फिर गए। इसके बाद फिर हम लोग अब इधर उधर चक्कर काटना शुरू करते हैं, अब बड़े बड़े डॉक्टर्स पकड़ना, जब समझ आ गया कि हाँ इसमें न्यूरोपेडिट्रिशियन का रोल होता है और जो भी। और मैक्सिमम लोग एडल्ट के न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। अभी लास्ट संडे मैंने 7-8 केस जो देखे कि सब में सेम पैटर्न है। वो किसी एडल्ट के न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए और उसने क्या किया कि ब्रेन का MRI, EEG और ये सारी चीज़ें करा दिया, मल्टीपल टेस्ट, बोले कि 25-30 हज़ार रुपये का टेस्ट कराया और फिर कुछ भी नहीं। उसके बाद से क्या किया कि उसने कुछ सेडेटिव ड्रग्स लिख दिए और वो और बहुत तरह के सप्लीमेंट्स लिख दिए, ले जाइए दीजिए। उसके बाद बोले कि इस बात को 1.5-2 साल बीत गए और तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिसमें पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके पास जाते हैं। वो बेहतर क्या होता है कि इंटरवेंशन का प्लान ये करते हैं और उसके अकॉर्डिंग थेरेपी के लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनके मैक्सिमम उनके प्लान में दिक्कत ये होती है कि मल्टीपल थेरेपी सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना कहीं सेंटर होता है। मल्टीपल थेरेपी सजेस्ट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चा एक सिंगल स्टिमुलस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, नेम कॉलिंग पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, कुछ कह रहे हैं करने को तो सिंगल कमांड नहीं ले पा रहा, वो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ों को समझ रहा है, जिसको कि हमने कहा कि इनिशियली वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं, वो उसको ऑटिज्म आप नहीं कह सकते हैं। मैक्सिमम लोग हुआ बनाने के लिए आप 1.5 साल 2 साल की एज में ही लेके गए और कहेगा कि इसको सीवियर ऑटिज्म है। अब वहीं से परेशान हो गए पेरेंट्स, अब जो कहेगा ये जांच, वो दवा, वो दवा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब से बचते हुए आपको निकलना है, तभी आप अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर देख पाएंगे, उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे फंसावे हैं, लेकिन टारगेट पे ध्यान रहना है। तो टारगेट पे ध्यान रहेगा कैसे? अब आपको समझ कैसे आएगा किसके पास जाना जेन्युइन है, किसके पास नहीं जाना, क्योंकि इतने सारे हैं बैठे हुए, तो इसमें समझ कैसे आएगा? और यूट्यूब पे इतने सारे जो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई आके कुछ भी लिख के अपना और कुछ भी बोले जा रहा है, और उनके चक्करों में फंसना भी अलग चीज़ हो जाता है। कोई स्पीच वाला ये है वो कहीं से, और वो कह रहा है कि हम आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और मल्टीपल चीज़ें ये कर रहे हैं। हमने ये करा कि हमारे यहाँ पूरी रिहेबिलिटेशन की टीम है, और जिनका जो एक्सपर्टीज़ है उसमें वो बेहतर डील कर सकते हैं। एक ही आदमी में सारा एक्सपर्ट कैसे घुस जाएगा? तब तो यूट्यूब एक्सपर्ट होगा वो। तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए क्या सेलेक्ट करना, कैसे सेलेक्ट करना, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये समझ लीजिए, और आपका क्या रोल होना चाहिए, फिर आप बच्चे को मैनेज कर पाएंगे। बाकी फंसावे में मत। बात एक तरफ, हम आपको मोटा मोटी एक जेन्युइन बात समझा देते हैं कि एज ए पेरेंट आपका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने बच्चे को
मैनेज करने में, ठीक करने में, मेन स्ट्रीम से जोड़ने में। कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ रह रहा है, 1 घंटे के लिए बाहर कहीं थेरेपी के लिए लेके जाते होंगे आप। जो थेरेपिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो भी वहाँ काम कर रहा है, वो एज ए क्लाइंट आपको देख रहा, आपके बच्चे को एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहा कि हाँ जैसे 10, 20, 50 आ रहे हैं, उसमें एक ये भी है। डेली का उसका रूटीन नहीं जानता, उसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, रिलैक्सिंग फैक्टर्स, तो उसके हिसाब से वो काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। वो ये कराना चाहेगा, बच्चा नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, बच्चा क्रैंकी हो रहा, क्यों हो रहा, ये सब जानने की कोशिश नहीं है, वो फोर्सफुली कराना चाहेगा। अब मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं, फोर्सफुली कराते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि आप सालों साल उनके यहाँ भागते रहें, और जब आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं की जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है जब, तो फिर आप सिर्फ उसके भरोसे हैं। तो 23 घंटे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। संभव है संभव? ये आप खुद समझ लीजिए। अब आपको क्या करना चाहिए, इस बात पे भी आते हैं। सबसे पहले कि अब 1.5-2 साल में जब भी लगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसने भी बताया कि स्क्रीन कम कीजिए, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, उसने बेहतर किया, जहाँ से भी आपने सुना। लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर थे, फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े इसकी बात थी। प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ थेराप्यूटिक मेजर्स भी, क्योंकि थेरेपी की ज़रूरत है। बच्चे में मान लिया कि हेयर कट, नेल कट का इशू है, तो ओवर सेंसिटिविटी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, डिफेंसिवनेस का नेचर आ गया। बच्चा साउंड से इरिटेट हो रहा है, ऑडिटरी डिफेंसिवनेस का नेचर आ गया। हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, डब्लू शेप में बैठ रहा है, टॉयलेट वगैरह का सेंस नहीं हो रहा, मल्टीपल इशूज आ गए। तो अब जब ये इशूज आ गए तो इनको थेरेपी, इसके लिए जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होगी, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी होगी, उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। अब आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, शरीर के अकॉर्डिंग आप किस तरह से रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे का इंडिविजुअल प्रोटोकॉल होगा, इंडिविजुअल प्लान होगा, इंडिविजुअल उसकी थेरेपी होगी। सेम उसी एज में कोई और बच्चा, 10 बच्चे उठा लीजिए, लेकिन उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। टारगेट वही रहेगा, मेन स्ट्रीम से जोड़ना, लेकिन क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा मतलब ये है कि 100 बच्चे हैं, एक ही तरह के केस लग रहे हैं आपको, लेकिन 100 में अलग अलग अप्रोचेज यूज किए जाएंगे। टारगेट ये है कि मेन स्ट्रीम से जोड़ना, इनको ठीक करना। तो उसके लिए आपके बच्चे का सही से डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ ऑटिज्म है, कह नहीं सकते हैं अभी कि कौन से ये में है, लेकिन ऑटिज्म है। अगर है तो कह क्यों नहीं सकते हो, और कह सकते तो कंफर्म कहो कि क्या है एग्जैक्टली, या फिर तुमको खुद नहीं समझ आ रहा कि है क्या, बस वही है कि घुमाना फिराना है, फॉर्मेलिटी करनी है। इनिशियली सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स जब हैं तो उस मैनेज करना आसान है। इसलिए कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। हजारों बच्चे हमारे यहाँ से मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। हमने किया क्या कि बच्चों का प्रॉपर डायग्नोसिस किया, प्रॉपर असेसमेंट किया, और पेरेंट्स को ट्रेन किया कि आप ऐसे 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 काम करेंगे बच्चे पे, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी। क्यों होती है इम्प्रूवमेंट? क्योंकि मैंने कहा कि 23 घंटे तो आप देख रहे हैं, तो किस बात से वो आसानी से मान जाता, खुश हो जाता, बहल जाता, किस बात पे वो चिढ़ जाता। अब ये बाहर वाले को पता ही नहीं है, बाहर वाले ने उसका ट्रिगर पॉइंट ही एक्टिवेट कर दिया, तब तो पूरा क्रैंकी हो जाएगा ना, चिल्लाएगा, तो थेरेपी में सपोर्ट क्या करेगा। तो आपका 1 घंटा और डेली का चार्ज जो 1500, 2000, 500, 800 जो भी आप दे रहे हैं वो भी गया, 1 घंटा गया। उस क्रैंकी होने और उस गुस्सा होने और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो लंबे समय तक बच्चा आपका उस चीज़ से रिकवरी नहीं कर पाएगा। और कई सारे लोग फोर्सफुली डील करते हैं, डांटते हैं, मारते भी हैं। कई सारा वीडियो आता है, बीच में नोएडा का एक किसी स्कूल का था कि वो स्पेशल एजुकेटर कुछ ये कर रहा है और नहीं ये कर रहा, तो बच्चे को मारने लग गया। वो तो वायरल हो गया, तो
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए है। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी आप जाएं, देश दुनिया कहीं भी जाएं, प्रॉब्लम उस बात में नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंसी हो। वहाँ की थेरेपिस्ट, वहाँ के डॉक्टर आपसे चीज़ें डिस्कस करें कि हाँ हम ये प्लान पे चल रहे हैं, आपको भी ये करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने यहाँ वीकली एक दिन पेरेंट्स को बुलाते हैं, प्रैक्टिकली उनको सारी चीज़ें फिर से ये करते हैं। पेरेंट्स का काउंसलिंग सेशन होता है। ये तो ऑफलाइन की बात हो गई जो हमारे सेंटर पे होता है। ऑनलाइन में भी पेरेंट्स को प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है वो करते हैं। बीच बीच में 10-15 दिन पे एक रिव्यू सेशन मेरा लग ही जाता है उनके ये में कि सारा केस जो डिस्कस करना है हमसे कर लें। इसके अलावा मैनेजमेंट है आपको फुल सपोर्ट करने के लिए, आपको जो भी इश्यूज हैं वो ये करेंगे, विद इन 30 मिनट्स वो आपको सारा उसका रिजोल्यूशन देते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, आपको ट्रेन होना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम है आपको खुद समझना पड़ेगा। आपका बच्चा आपके लिए एक मतलब कि जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लिए एक रिसोर्स है, आपके लिए एसेट है, आपके लिए जो भी, तो आप बेहतर उस पर ये करेंगे। और किसी के लिए वो सिर्फ एक क्लाइंट हो सकता है, किसी के लिए नंबर हो सकता है, तो बाहर वाला उतना ये नहीं करेगा। आप हमारे पे भी डिपेंडेंट होकर सोचते हैं कि बच्चा ठीक कर दें, संभव नहीं है। इसी तरह किसी पे भी डिपेंडेंट होते हैं, संभव नहीं है। आप इंडिपेंडेंट बनिए इन द सेंस कि यूट्यूबर लोग से मोटिवेट होके नहीं, जेन्युइन। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल मैसेज जैसे भी आपका ये हो, आप अपना स्लॉट बुक करके कंसल्टेशन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बच्चे के लिए बताया जाता है क्या करना है। और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट गारंटीड है, जैसा हम बताते हैं उस तरह से काम करेंगे तो, नहीं तो फिर भागते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अपने पे भरोसा कीजिए। ऑटिज्म डिजीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है कि ये दवाओं से और सप्लीमेंट से ठीक होगा। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जैसा हमने बताया कि 50 बच्चों का एक क्लासरूम है, उसमें टॉप 10 में आपका बच्चा नहीं हो सकता है, बाकी 40 में हो, तो उसको फ्रंट बेंच पे लेके आना है। तो टीचर क्यों मेहनत करे आपके बच्चे के लिए? आपके बच्चे को बैक बेंच में ही बैठना पसंद है, तो फिर आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा कि हम तुमको मेहनत करेंगे, तुमको गाइड करेंगे, तुम मेहनत करो, थोड़ा मेहनत करोगे तो टॉप 10 में आ जाओगे। उसी तरह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आप मेहनत कीजिए, बच्चे को साथ में बैठाइए, आपका बच्चा मेन स्ट्रीम में आएगा। धन्यवाद।